हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जानेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर पास बाय वैल्यू फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म के बारे में। जहां तक इसके कुछ बेसिक्स का सवाल है तो पास बाय वैल्यू जो मैकेनिज्म है, चाहे ये जिस भी लैंग्वेज में हो, फिलहाल हम लोग ये इसको सी प्लस प्लस में सीख रहे हैं। यहां होता यह है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, पैरामीटर को जब आप पास करते हो, जो एक पैरामीटर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो इसका दो कॉपी तैयार होता है। एक तो आपके पास एक्चुअल पैरामीटर में वो वैल्यू पहले से रहता ही है, लेकिन जब आप फंक्शन में पास करते हो ना, तो फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्गुमेंट, या जिसको डमी आर्गुमेंट भी कहा जाता है, डमी पैरामीटर भी कहा जाता है, वहां भी एक कॉपी तैयार हो जाता है। लेकिन इसका यह बेनिफिट होता है कि अगर आप फंक्शन के बॉडी के अंदर फॉर्मल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस करते हो, तो वो चेंजेस आपके एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ये डिफॉल्ट वे है किसी आर्गुमेंट को पास करने का फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो आइए पहले इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहां एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a, जिसमें मैंने 10 रख दिया। अब देखो, ये एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया, ये हो गया आपका एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, कैसे भाई? तो अब देखो, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन 1, या माई फंक 1 मैं बना लेता हूं, चलो हटाओ, माई फंक 1, और यहां मैंने ए का वैल्यू पास कर दिया। ये आपका पास या कॉल बाई क्या है? वैल्यू। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैंने int a ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने 10 रखा है, तो अगर मैं यहां साइज पता करूं, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं साइज कंज्यूम्ड इज। ठीक है, यहां पे मैं साइज के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर लगा देता हूं और ए को यहां पे मैं पास कर देता हूं। तो अब ये जो है 32 बिट के सिस्टम में 4 बाइट दे देगा। अगर 16 बिट का सिस्टम होगा तो वहां ये 2 बाइट देगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो 4 देगा ही। अब मैं यहां पे अगर वैल्यू को प्रिंट करूं, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, बहुत ध्यान से समझेंगे, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज, तो यहां मैं ए के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो चलो मैंने ये वेरिएबल को यूज कर लिया, तो इसका आउटपुट 10 आएगा। लेकिन अभी ये फंक्शन मुझे बनाना होगा, माई फंक 1। तो चलो इसको मेन के ऊपर ही हम लोग बना लेते हैं। ये आपका फंक्शन डिफिनीशन सेक्शन हो गया। यहां पे मैं फंक्शन बना रहा हूं, कैसे भाई? तो void, void क्यों? ये इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक सीखा था फंक्शन का। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप लोग देख लें, ताकि वो बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाए। अब देखो, यहां x मैंने डिक्लेयर किया, तो ये x क्या है? x इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल या डमी आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट को ही पैरामीटर भी कहा जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहां लिख ही दे रहा हूं आप लोगों के लिए। अब हुआ क्या है, ए में तो ऑलरेडी 10 था जो मेरा एक्चुअल आर्गुमेंट है, लेकिन जैसे ही मैंने ए को पास किया और यहां एक्स को मैंने रखा है कि भाई वहां जो भी वैल्यू ए से आए उसको तुम रख लो अपने पास। तो अब देखो, यहां बहुत ध्यान से समझना, यहां जो साइज कंज्यूम्ड हुआ है ना, साइज कंज्यूम्ड बाय एक्चुअल आर्गुमेंट लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैं यहां चेक करता हूं कि साइज कंज्यूम्ड बाय, यहां पे एक्चुअल का स्पेल मिस्टेक हो गया, चलो सुधार लेता हूं। साइज कंज्यूम्ड बाय फॉर्मल आर्गुमेंट। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक वीडियो काफी होगा इसको समझने के लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी मैं यहां पे अगर x के साइज को प्रिंट करूं, तो अगेन ये इसने 4 बाइट कंज्यूम कर लिया। और अगर वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट में प्रिंट करूं, या पैरामीटर जो भी कह लो आप, x, तो x में क्या आ गया? 10 आ गया। अभी पहले हम लोग इतने को एग्जीक्यूट करा के समझते हैं। देखो ये यहां तक सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी आप पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म को यूज करते हो फंक्शन कॉलिंग के लिए, तो एक्चुअल आर्गुमेंट का कॉपी तैयार होता है। तो a का कॉपी x में चला गया। अब देखो ध्यान से आउटपुट को समझना, देखो a वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया था उसका साइज तो 4 बाइट्स था ही, ठीक, और उसमें वैल्यू क्या था? 10 था।
लेकिन जैसे ही मैंने ए को माई फंक 1 में पास किया, तो अब ए का वैल्यू मैंने कैच कहां करवाया है, किस फॉर्मल आर्गुमेंट में, किस डमी आर्गुमेंट में, तो एक्स में। तो एक्स का साइज क्या हो गया, तो एक्स का साइज अगेन देखो 4 बाइट हो गया। देखो मेमोरी कंजम्पशन हाई हो गया, है ना। हालांकि अब देखो एक्स में भी वही वैल्यू है, इसका मतलब वैल्यू का भी तो कॉपी हुआ ना। यहां तक तो मामला देखो समझ में आ गया होगा, है ना। अब सपोज कि मैं x के वैल्यू को इंक्रीज कर दूं 5 से, ओके। देखो साइज तो वही है, x का साइज तो चेंज नहीं होगा। अब मैं लिख देता हूं न्यू वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर इज x, तो आप डेफिनेटली यहां 15 पाओगे, है ना। लेकिन जब आप यहां से बाहर आके अगर आप फिर से यहां चेक करोगे कि एक्चुअल आर्गुमेंट का एक्चुअल पैरामीटर का क्या वैल्यू है, तो आप देखोगे कि वो तो 10 ही है। क्यों भाई, क्योंकि मैंने बताया ना कि पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म में अगर आप फंक्शन के बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, कहां, फॉर्मल आर्गुमेंट में, डमी आर्गुमेंट में, वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल आर्गुमेंट तक ही सीमित रहेगा, उसका कोई भी इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर एक्चुअल आर्गुमेंट में नहीं आएगा। देखो इसीलिए आउटपुट में फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू 15 तो हो गया, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू अब भी क्या है, 10 है। तो यहां तक मामला समझ में आ जाता है, यही चीज मैंने बताया है। तो इसीलिए अगर आपको कहा जाए एग्जाम में कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पास बाय वैल्यू का, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया कि कॉपी तैयार हो जाता है वैल्यू का। सही बात है, एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यू है उसका एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में तैयार हो गया। दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि कोई भी चेंजेस जो आप फंक्शन के इनसाइड करते हो फॉर्मल आर्गुमेंट में ही करोगे, उसका कोई भी इफेक्ट एक्चुअल आर्गुमेंट में, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू में नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाता है कि अगर आप कोई चेंजेस करते भी हो ना, अनइंटेंशनल चेंजेस भी कर देते हो अगर आप फॉर्मल आर्गुमेंट में, तो उसका कोई इफेक्ट कॉलर्स डेटा पे, मतलब कि एक्चुअल कॉलर्स डेटा मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट पे नहीं पड़ता है। लेकिन इसका एक और की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को कहा जाए एग्जाम में, तो आप लोग एडवांटेजेस को भी लिखोगे और डिसएडवांटेजेस को भी लिखोगे। इसलिए मैंने एक सेक्शन में भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये जब भी आप पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म को यूज करते हो, तो ये मोर मेमोरी रिक्वायर करता है, मतलब रिक्वायरमेंट इसको ज्यादा से ज्यादा मेमोरी की। आप आउटपुट देखो ना, 4 बाइट 2 जगह इसने लिया, एक एक्चुअल आर्गुमेंट के लिए भी ले लिया और एक फॉर्मल आर्गुमेंट के लिए भी ले लिया। मतलब कहीं ना कहीं मेमोरी एफिशिएंट तो नहीं है, ये बात कंफर्म है, लेकिन चूंकि सेफर है ना, तो सेफर साइड के हिसाब से चलो इतना मेमोरी कंजम्पशन हम लोग सह सकते हैं। लेकिन अब देखो एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ध्यान देना, की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दोनों चीज को डिफाइन किया, एडवांटेजेस को भी और डिसएडवांटेजेस को भी। एडवांटेजेस ये है, सबसे पहला चीज, ओरिजिनल डाटा को ये प्रोटेक्ट रखता है मॉडिफिकेशन से। सही बात है, बहुत सिंपल है यूज करने में, चूंकि देखो जहां तक आप अगर देखो तो दोनों जगह नॉर्मल वेरिएबल यूज हो रहा है। एक्चुअल आर्गुमेंट भी एक नॉर्मल वेरिएबल है, कहीं कोई पॉइंटर नहीं यूज हो रहा है, कहीं कोई रेफरेंस वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो बहुत सिंपल है यूज करना भी और समझना भी। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक आईएनटी के लिए यूज किया है, आईएनटी फ्लोट कैट वगैरह के लिए यूज करोगे, ये सब सिंपल डाटा टाइप है। लेकिन जैसे ही आप जाओगे कोई कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप के ऊपर, लार्ज डेटा टाइप के ऊपर, जहां पे मान लो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा या क्लास इन्वॉल्व होगा, जहां पे कि आपका क्लास के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर जो है आप रखोगे मल्टीपल वेरिएबल्स को भी, फंक्शंस को भी, तो जैसे ही डेटा टाइप लार्ज होगा, जब भी आप क्लास या स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो वो भी है आने वाले क्लासेस में पता चलेगा कि वो भी एक डेटा टाइप की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में थोड़ा ओवरहेड हो जाएगा। सही बात है, ओवरहेड हो ही जाएगा। और यही वजह है ना कि पास बाय रेफरेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, स्पेशली फॉर पासिंग ऑब्जेक्ट्स। तो उसके बारे में तो आगे हम लोग जानेंगे। देखो ये एफिशिएंट नहीं है फॉर पासिंग लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक एरेज और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अभी मैंने यही चीज मैं बता रहा था अभी। ठीक है, तो ये तो यहां तक का मामला हम लोगों के समझ में आ गया।
अब देखो यहां पे एक चीज और है, अगर इस फंक्शन डेफिनेशन को हम लोग यहां से हटा के नीचे रख दें, है ना, तो अब ये जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो ये एरर देगा। क्यों भाई? अब इसको माई फंक वन का डेफिनेशन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि डेफिनेशन तो बाद में है। तो आपको यूज करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटो टाइप डिक्लेरेशन, है ना। अब यहां पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे void, फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक वन है, और इसमें क्या पैरामीटर पास हो रहा है, int। बस सिर्फ इतना लिखना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि यहां पे एग्जैक्टली वही वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे मैंने x दिया है ना डेफिनेशन में, वही वेरिएबल का नाम दे देते हैं, चलो दे दो कोई बात नहीं है। या कुछ लोग जो है यहां पे कोई दूसरा वेरिएबल का नाम दे देते हैं। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो मानना है ना कि जब आप प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ डेटा टाइप को ही यहां पे रखो, वेरिएबल के नाम से कोई मतलब नहीं है। चूंकि आप कोई भी नाम दे दो, चाहे x दे दो चाहे y दे दो, आप जब फंक्शन को डिफाइन करोगे और यहां आप z दे दोगे, सपोज आपने यहां z दे दिया, तो अब आप वहां नाम दो या नहीं दो, क्या फर्क पड़ता है। अब तो यहां चूंकि फंक्शन डेफिनेशन में z ही नाम है, तो अब इसी नाम को लोग जानेंगे, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में आपको एक्चुअली नाम देना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलो अगर दे भी देते हो तो ये कम से कम ये तो सीखने का मौका मिला कि नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ना, मैं अभी कंपाइल एंड रन करवा के दिखा देता हूं, देखो सामने रिजल्ट है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों का पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट, फंक्शन कॉलिंग कॉन्सेप्ट है, ये मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग भी बहुत आसानी से C++ लैंग्वेज के अंदर और इवन C लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है, आप लोग यूज कर सकोगे पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म को। एग्जामिनेशन में आप लोग आसानी से डील कर सकोगे, चाहे वो एग्जाम जो है कंप्यूटर साइंस से बीटेक से रिलेटेड हो या BCA से रिलेटेड हो या एमटेक या MCA से रिलेटेड हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ या पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स लॉट।